अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल मैंने दिया था कोई नहीं। मैंने ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कहा था कि मैं होमवर्क नहीं दूंगा, इसमें नहीं दिया था। चलें आज दे देते हैं। ये मैंने हेडिंग तो दे दी थी शायद। क्या हो गया? स्पेशल ऑर्डर में स्पेशल का मतलब क्या है, ये एक सवाल करा दूं, उसके बाद इसकी गहराई में उतरते हैं। और ऑर्डर की जगह इसको जॉब भी कह सकते हैं। हमें किसी कस्टमर की तरफ से कोई ऑफर, जॉब, ऑर्डर कुछ मिला है जिसपे अभी हमने हाँ नहीं की है, क्योंकि अगर हाँ कर दी तो डिसीजन किस बात का। ये जो दो वर्ड दिखे हैं ना मैंने, ये कोई इतना टेक्निकल मसला नहीं है कि आप सवाल में ये सोचें कि ये कैसे पहचाने, कि एवेल्युएशन का सवाल है कि प्राइसिंग का सवाल है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि आपको ये दोनों लफ्ज पहचानने पड़ेंगे। ये मैंने सिर्फ ये दो लफ्ज ये लिखे हैं कि सवाल में हो सकता है कि कस्टमर ने एक चीज हमसे मांगी है, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, और वो कह रहा है कि इतने पैसे में दूंगा, तो बताएं ओके कि नहीं। इसको मैंने एवेल्युएशन कह दिया। और अगर वो कस्टमर कहे कि आप बताएं कितने पैसे लेंगे, इसको मैंने प्राइसिंग कह दिया। तो या तो वो प्राइस कैलकुलेट करवा रहा होगा या प्राइस गिवन होगे, हाँ या ना करना होगा। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप सवाल में कैसे पहचानेंगे, ये चीजें पता चल जाएंगी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि इन दोनों में फर्क पहचाने, ये पता बिल्कुल इजीली चल जाएगा सवाल में। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है ये, जिसमें से मैं इसको अभी फिलहाल छुपा के एक सवाल करा रहा हूं, फिर इसकी कहानी में जाऊंगा। तो एक सवाल कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। लेबर वाले चैप्टर का, लेबर वाले चैप्टर में एक सवाल होगा, स्प्रिंग 17 जी। लेबर वाले चैप्टर में स्मार्ट प्रोसेसिंग के नाम से एक सवाल है जी, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। हाय हाय, लर्निंग कर्व तो भूल गए होंगे यार। चले खैर, मैं नहीं करना है सॉल्व, आपने तो बस तालियां बजानी है। खैर, पढ़े सवाल में करता हूं। चलें, छोटा सा सवाल है, नजर भर के देखेंगे तो पढ़ा जाएगा। पढ़ लिया। एक कस्टमर की तरफ से हमें 10,000 यूनिट्स पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स बना के देने की ऑफर है, और अभी हमने उससे वादा नहीं किया। अभी हम वो वादा साइन करना सोच रहे हैं, कंसिडरिंग साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, हमने अभी उसको साइन नहीं किया, और आपसे वो चाह रहा है कि आप मशवरा दें कि कितने पैसे चार्ज करें। कंप्यूट दी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ताकि 30% प्रॉफिट कमा सके, मार्जिन के मार्कअप।
मार्जिन या मार्कअप। क्यों? क्योंकि पहले मैंने मार्जिन बोल दिया था इसलिए। इंक्रीमेंटल से 30% ऑफ प्राइस तो मार्जिन है, तो 30% मार्जिन लगा के प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो पहले निकाल लेते हैं कॉस्ट। ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ये कैसे पता चल रहा है? वो प्राइस निकालनी है। एक ऑर्डर आया भाई, हेडिंग ये जो दी है, एक ऑर्डर है और हमने उसको ओके करना है अभी, तो प्राइस पूछिए। कर लेते हैं जनाब। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 17, लेकिन लेबर वाले चैप्टर का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालते हैं। 30% मार्जिन है, तो प्राइस तक पहुंचने के लिए क्या निकालें? पहले डिसीजन मेकिंग का सवाल है, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना। तो पहले हम इस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कोई साइंस? 135,000 है पर यूनिट, पर बैच। तो हमने कस्टमर को 10,000 बैच बना के देने, 10,000 यूनिट्स बना के देने। तो ये काम क्या मामला हो गया? एक बैच में 500 यूनिट्स बनेंगे, तो 10,000 यूनिट्स के लिए हमें लगाने पड़ेंगे 20 बैच। 135 इंटू 20, और ये 20 बैच हैं। ये पूछ लेते हैं लाल मकड़ी से। 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 500, तो 20 बैचेस, 27 लाख। आगे डायरेक्ट लेबर। और अब चलते हैं लर्निंग कर्व की दुनिया में। लर्निंग कर्व में हम करते थे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना? a प्लस बी एक्स, a x की पावर b, और x रखते थे हम 3। पहले x रखते थे जो पिछले साल तक बन चुके थे, फिर एक बार x रखते थे जहां पर लर्निंग रुक जानी है, फिर एक बार x रखते थे उस रुक जाने से एक पीछे। तो इस सवाल में पहले से बनाते आ रहे हैं हम ये प्रोडक्ट, पिछले साल भी बनाए हुए थे बहुत सारे। ये आपको नया ही काम है ये, तो ये नया काम है ना सारा, पहले हम नहीं करते आ रहे। तो फिर पहला वाला जो x रखते थे हम पिछले साल तक के बनाए हुए यूनिट्स, उसकी जरूरत है नहीं, उस x की फिर जरूरत नहीं है। तो अब हमें x रखने हैं 2, एक जहां पर लर्निंग रुक जानी है और एक उससे पिछला। और अगर सवाल नहीं, अगर लर्निंग लगनी है यूनिट्स पे तो x यूनिट्स होते हैं, और अगर लर्निंग बैचेस पे लगनी है तो x बैचेस होते हैं। तो कहां रुक जानी है लर्निंग? जाके 8 पे। तो हम एक बार रखेंगे x 8। जिनको लग रहा है 5th बैच में रुकनी है तो थोड़ी सी नजरें और झुकाएं, उससे अगला पॉइंट लेबर वाला है। वो सेटअप कॉस्ट 5th बैच वाली और बात है, लर्निंग वाला उससे नीचे वाला पॉइंट है। y इज इक्वल टू a कितना है? a कितना है? पहला बैच कितनी देर में बनेगा? 1500 इंटू x की पावर 152, 1093.51। इतने आवर्स निकल आया y, और फिर इसके बाद हम करते थे इसको टोटल। 8 इंटू 1093.51, 874808, और एक बार x रखना पड़ेगा 7। लर्निंग कर्व में ना हम पहले एक x रखते थे जो पिछले साल तक काम हो चुका था, तो वो नहीं है क्योंकि नया काम है। उसके बाद जो 2 x होते थे, एक वो जहां पर लर्निंग रुक जानी है और एक उससे पिछला, ताकि हम 8वें बैच का टाइम निकाल सकें। यहां पर x 7 रख के y इज इक्वल टू 1500 इंटू 7.152, 111,593। और टोटल अगर हम इसको 7 बैचेस का निकालें, 7 इंटू 1115.93, 11.1, और इन दोनों का डिफरेंस 936.57। तो टोटल इधर ऊपर कर देता हूं, इसी से आगे चल रहा हूं, यहीं से। टोटल आवर्स फॉर पहले, ये टॉपिक था लर्निंग कर्व, ये मैं वो कर रहा हूं।
पहले 8 बैचेस के लिए कितने घंटे लगेंगे? 8748.08 और अगले 12 बैचेस के लिए। अच्छा, इस 12 के लिए ना लर्निंग कर्व याद होना जरूरी नहीं है, 20 में से 8 माइनस करना आना चाहिए। 936.57 इंटू 12 1123884। अच्छा, मुझे अंदाजा भूल क्या होगा बेटे, इतने दिन हो गए पड़े हुए। लर्निंग कर्व जब रिवाइज कर लेंगे ना तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग के लिए वो चीज फोकस ज्यादा जरूरी है। अभी ये क्या बना? 199.92 और हम निकालने लगे थे लेबर कॉस्ट, तो टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी इतने आवर्स 19986.92 और वेज रेट कितना है? 150 दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा क्योंकि पहले बैच के दिए 1500 आवर्स का। ये पूछ लेते हैं हम हरी मकड़ी से, और टोटल कितना? 225000 डिवाइडेड बाय 1500 आवर्स, यानी एक आवर का 150, तो ये आ गया 150 और लेबर कॉस्ट बन गई 998038 ये हो गई लेबर कॉस्ट। और जितने में आपने आर्स हजम करने हैं उसी से रिलेटेड है, तो वो भी मैं लिख ही देता हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 120 रुपए पर, तो ये वही वाले हैं 1998692 2398। ले जी, यहां तक नोट करें। और लर्निंग कर्व अगर भूल गए कोई बात नहीं, आप जब भी लेक्चर नोट्स करेंगे रिवाइज तैयारी करते हुए तो आ जाएगा याद, आसान सा ही होता था। उधर के इधर उस तरफ करना। चलो ठीक है, नोटेड। आगे वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद सेटअप कॉस्ट।
सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट क्या होती होगी? बैच में यूनिट्स रख के उस मशीन के अंदर वो ट्रे रखना, या जैसे अगर बिस्किट्स ओवन में रखते हैं ना, तो एक एक बिस्किट करके नहीं बनता, एक ट्रे के अंदर बिस्किट एक थोड़ी थोड़ी जगह पर लगाकर उसको फिर ट्रे को ओवन के अंदर रखना। तो ये उस बैच का सेटअप, तारें सही जोड़ना, पोजीशन सही, ढक्कन की खोल के फिर बंद कर देना, कुछ भी नया दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं वो सेटअप है। तो उसमें हो सकता है कुछ खर्चे आते हैं। सेटअप कॉस्ट करें ना ट्राई, सारे सुस्ती के मारे वाले भी करें, ट्राई करें। सेटअप कॉस्ट करिए, टोटल टोटल सेटअप कॉस्ट निकालें, मेरा ख्याल है। जी, पहले बैच की सेटअप कॉस्ट कितनी आएगी? पहले की होगी 40, दूसरे की होगी 40,000 का 0.95, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, पांचवें बैच में भी मजीद कम होगी या बस? पांचवें में कम होगी, उसके बाद कम होना रुकेगी, या पांचवें में भी कम नहीं होगी? अच्छा चले, मैं सवाल दोबारा करता हूं। फिफ्थ ऑनवर्ड्स इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो फिफ्थ में भी नहीं होगी, फिफ्थ में होगी? चले, इस सवाल का जवाब मैं एक सवाल से देता हूं। मंडे ऑनवर्ड्स एक्स्ट्रा क्लास जीबी में होगी, तो मंडे को भी होगी। तो जब मंडे ऑनवर्ड्स कह रहे हैं तो मंडे भी शामिल है, जब फिफ्थ ऑनवर्ड कह रहे हैं तो फिफ्थ भी शामिल है, तो फिफ्थ में भी नहीं होनी इंप्रूवमेंट, अंग्रेजी का मसला। तो फिफ्थ बैच में भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो फिर क्या दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा खर्चा? फिर इतना होगा। तो 4 हो गए ये, और नेक्स्ट 16 के लिए 34295 इंटू 16, 548 जी 662820। नहीं, ये नहीं है। 9 सेटअप कॉस्ट वर्किंग 2 697115। आगे, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इसका रीजन ना अगली क्लासेस में है, अभी बस बगैर रीजन के कह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन यहां करूंगा मैं कंसीडर। क्यों? इसका रीजन है अगली क्लासेस में। 45,000 पर बैच, टोटल तक कैसे पहुंचूं? अच्छा, ये जो लोग इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, ये जो अभी ये सुबह वाले में हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इसमें रेलेवेंट कॉस्ट और डिटेल में जाएंगे, तो उससे हेल्प होगी वो
वहां रेलिवेंट ऑर्डर होल्डिंग पहचानने में और हेल्प हो जाएगी, यानी और कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। है जी, कल रात को एफआईआर 1 की, कल रात तो एफआईआर 1 की बारी ना, देखते हैं। नहीं आज इधर है ना, क्यों? स्केड्यूल सिर्फ इस वीक का था, एक एक दिन की बात थी। आज बहरहाल इन्वेंटरी मैनेजमेंट इधर है। डेप्रिसिएशन की वजह मैंने नहीं समझाई, अगली क्लासेस में वजह आएगी। अगली आइटम क्या है? एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये रेलेवेंट है। एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलेवेंट है? नहीं है रेलेवेंट, तो वो यहां नहीं आएगा। ये मैंने शायद कल बताई थी बात, क्या? एब्जॉर्ब्ड, उसमें एक वर्ड ऐड कर लें, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलेवेंट नहीं है। कल मैंने ये कहीं की थी बात कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो होते हैं ना वो रेलेवेंट नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में की थी, पक्की बात। और देखा ये नुकसान होता है पैरेलल चैप्टर चलाने का, मना भी किया था आपको। अब एक बात लिख लें, अब एक नोट लिख लें कि जो एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो कभी भी रेलेवेंट नहीं होते। एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलेवेंट नहीं होते। एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलेवेंट, फिक्स्ड कॉस्ट्स बल्कि रेलेवेंट नहीं होती। तो टोटल खर्चा बन गया 9693583, ये निकल आई कॉस्ट, लेकिन हमसे रिक्वायर्ड है प्राइस। तो प्राइस के लिए इसमें प्रॉफिट मिलाना पड़ेगा, और 9693583 30% मार्कअप के मार्जिन, मार्जिन तो ये 70 है। मार्जिन में सेल 100 होती है, 13975 अच्छा, इसी का ही एक वर्जन, इससे वैसे बाकी चीजों में आसान है, लेकिन मटेरियल का पॉइंट मजे का है, वो होमवर्क है। इसी जैसा ही एक सवाल है, लेकिन मटेरियल का एक बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है उसमें, इसी चैप्टर में, यानी लेबर वाले में, स्प्रिंग 23 लेबर वाले में ही मेरी बुक में होगा क्वेश्चन 1, पुरानी बुक में नहीं होगा। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल है, लेकिन मटेरियल वाला पॉइंट बड़ा ही खूबसूरत है इसमें। बाकी बिल्कुल मुनासिब सवाल है, बल्कि इससे छोटा है क्योंकि सेटअप कॉस्ट नहीं है उसमें, लेकिन मटेरियल वाला पॉइंट अच्छा है। स्प्रिंग 23 लेबर वाले चैप्टर में ही इसी का एक वर्जन है, ये होमवर्क है। अब आते हैं कि ये स्पेशल ऑर्डर क्या है।
हाँ जी, मिटा दूं। होमवर्क मैंने कहा है स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1 था उस अटेम्प्ट में, और मेरी बुक में लेबर वाले चैप्टर में ही है, पहला ही सवाल है। कुछ सीरियस सी बात करने को दिल कर रहा है मेरा। ये समेट दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है। जिन्होंने जाना है चले जाएं, मैंने बस पढ़ाना बंद कर दिया। जिन्होंने जाना है चले जाएं ताकि मैं बात करूं। चले, नहीं उठे तो फिर जरा सुकून से बैठे, फिर बात सुन लें। अगर आपके घर में कोई हो सकता है छोटा बहन भाई या भतीजा भांजा, कोई घर में है और आप देखते हैं कि उसको अपने अम्मा अब्बा से और बड़ों से रोक टोक होती है, या जिन बातों पे डांट पड़ती है, या जिन बातों पे पहले टोका जा रहा होता है और फिर बाद में वही हो जाते फिर होते हैं, ज्यादातर क्या बातें होती होंगी? छोटा बच्चा, आप समझ लें कि अंडर 10 है, हाँ, मतलब स्विचों में उंगलियां और है, गलत लफ्ज सुन लेना, अच्छा ठीक है जी, खराब चीजें खा लेना, वो हो गया, गंदी बातें, गालियां जी, है, गंदे पांव लेके बिस्तर पे चढ़ जाना, और पांव से रिलेटेड एक और बात भी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, नंगे पांव ना फिरना, इस तरह, या अगर सीढ़ियों पे आ जा रहे हैं तो आराम से। ये जो अम्मा अब्बा उन बच्चों को टोक रहे हैं या डांट रहे हैं, तो इस में उनको जिन बातों से डांट रहे हैं या रोक रहे हैं, ये वो बातें हैं कि अगर नुकसान हो गया तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर नंगे पांव भाग रहे हैं तो कोई चीज चुभेगी तो वो बड़ा जख्म भी हो सकता है, या अगर ये, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है ना, तो इस स्विचों में उंगलियां देना, तारों को छेड़ना, तो करंट लगेगा, या सीढ़ियों पे अगर भाग रहे हैं बेहतियाती से तो गिर जाएंगे तो दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, या कोई और हाथ पांव टूट जाएंगे, और क्या था, गंदी चीजें खाना, तो इसमें कोई खराब नहीं, मिट्टी से नहीं उनको मसला होता, उनका निजाम जो है बड़ों से ज्यादा बेहतर होता है बच्चों का, तो गंदी चीजें खाने से क्या कोई खतरनाक चीज हो सकती है, कोई जहरीली इन्फेक्ट चीज हो सकती है, और क्या बोला था, चले ये चीजें थी, और बच्चे ये काम कर रहे थे, बच्चे तकरीबन हर घरों में ये बच्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों की उस वक्त की जो अट्रैक्शन होती है ना, उनके अंदर वो इन्हीं कामों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। छोटे बच्चे की, अंडर 10 की बात कर रहा हूं, उस वक्त बैठ के वालिदैन उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं करते होंगे, कर लेनी चाहिए थी, क्या हर्ज है, अभी उनको समझ नहीं आएगी बात, तो अभी वालिदैन जो बार बार उनको नसीहतें कर रहे होंगे वही होंगी जो उनकी एज स्पेसिफिक होंगी, इसलिए वालिदैन बार बार कर रहे होंगे। इंसान का ना जिस्म, जो अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी दी हुई है, और उस जिस्म की बहुत सारी फितरी जरूरतें हैं, जैसे भूख लगती है इंसान को, और प्यास लगती है, फिर इंसान को जिस्म थक जाता है, आराम करना होता है, नींद आनी होती है, और पेशाब पखाना है। अब ये जो जिस्म की जरूरतें हैं, ये जिस्म का सिस्टम है, यानी अगर कोई 4 दिन खाना नहीं खाएगा और 4 दिन बाद 4 दिन का खाना खा लेगा, तो क्वांटिटी तो पूरी कर ली, तो ठीक है, काम चल जाएगा। 4 दिन नहीं सोएगा, उसके बाद 48 घंटे, कितने 4 दिन के कितने हो गए, 12 चौका 48, कोई 36 घंटे सो लेगा, तो ठीक है, क्वांटिटी पूरी करनी है ना, खैर चल जाएगा, काम कंपनसेट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस्म का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जो उसकी जरूरतें हैं अगर रेगुलर और टाइम के हिसाब से पूरी होंगी तो उसका पूरा सिस्टम सही वर्क करेगा, डिस्टर्बेंस आएगी तो पूरा सिस्टम इफेक्ट होगा, पूरा सिस्टम। भूख लगती है इंसान को और इंसान फिर खाना खाता है, बाकी फिर आगे साइंस की डिटेल है कि उस खाने से बनता क्या है, और वो
कौन सी एनर्जी बनती है और कौन कौन सा वो पता नहीं ग्लूकोज क्या कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है पता नहीं। तो वो सारी जो जरूरत है, जरूरत अगर ड्रिप लगा के इंसान को वही सब जरूरत पहुंचा दी जाए तो वो खाने का बिल्कुल नेमल बदल हो जाएगा। क्यों नहीं, वही चीजें तो पहुंच जाएंगी। है टेस्ट नहीं है ये तो चलो मजे की बात हो गई, और मतलब टेस्ट तो मजे का मसला है ना, है क्यों नहीं करेंगे। हाँ देखें जो मुख्तलिफ खाने हैं ना, हाँ उनका एंड रिजल्ट वो ड्रिप के जरिए पहुंच सकता है, लेकिन नहीं मजा तो चलो एक एंटरटेनमेंट वाली बात है ना। अगर मजे की बात छोड़ दें तो जबड़े का हिलना ये सारे मसल्स इन्वॉल्व होंगे। फिर जो खाना है उस खाने की मुख्तलिफ क्वालिटीज हैं, किसी तरह के खाने से जो है वो मसल्स पे ज्यादा असर पड़ता होगा, किसी तरह के खाने से आंखों पे असर पड़ता होगा। ये उस जिस्म का स्ट्रक्चर इस तरह का था। जब तक वो पूरा नेचुरल सिस्टम फॉलो नहीं होगा ना, मुंह के जरिए खाना, चबाना, फिर अंदर लेके जाना, फिर मैदे के अंदर जाकर वो सारा डिसॉल्व होना, फिर आगे बड़ी आंत और छोटी आंत, पूरा सारा सिस्टम ये अल्लाह ने स्ट्रक्चर बनाया है। जब तक ये सिस्टम फॉलो नहीं होगा तो उस जिस्म के हर हर हिस्से पे असर पड़ेगा जो उस वक्त शायद नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा और भी किसी ने जाना तो चला जाए। अच्छा जो सोने का निजाम है, नींद, रात और दिन, अगर दिन में सोना शुरू कर दें, रात जागना शुरू कर दें, मकसद तो 8 घंटे पूरा करना है, तो है भाई सोना ही था ना, मतलब 8 घंटे सोना ही था, तो उसमें क्या है। क्योंकि अल्लाह ने जिस्म जैसा बनाया हुआ है ना, और रोशनी, टेम्परेचर, इन सब से रिलेटेड, वो जिस्म अपने सिस्टम को रीबूट ही तब करेगा प्रॉपर जब रात में सोएगा, दिन में नहीं। दिन में सोने से वो, जैसे आप समझ लें कि जब मोबाइल पे चार्जिंग करते हैं तो सही चार्जर होगा तो ड्यू टाइम में चार्ज हो जाएगा, और वोल्टेज ही सही नहीं आ रही होगी या चार्जर ही सही नहीं होगा तो 8-10 घंटे भी लगा रहेगा वो, लेकिन चार्जिंग पूरी नहीं होगी। तो ये जो रात की चार्जिंग है ना इंसान की, ये सही चार्ज करती है, सुबह की चार्जिंग इंसान को सही चार्ज नहीं कर सकेगी। ये अल्लाह ने जिस्म बनाया हुआ है। अच्छा मैं अभी इस वक्त ना, वैसे तो खैर ऑनलाइन में भी डिफरेंट रिलीजन के बच्चे भी होते हैं, लेकिन मैं कोशिश बेटा यही करता हूं कि कुछ ऐसी गहरी बात ना करूं जिससे आपको परेशानी हो। अल्लाह ने हमारे जिस्म को क्रिएट किया हुआ है, और ये जो जन्नत दोज़ख का फैसला है ये अल्लाह की ना बेनियाज जात है। इसमें मैं शायद आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, शायद मेरा कोई लफ्ज छोटा हो जाए। ये अल्लाह की एंटरटेनमेंट नहीं थी कि हमें आजमाए, जो अच्छा परफॉर्म ना करें उनके लिए दोज़ख, जो अच्छा परफॉर्म करें उनके लिए जन्नत। अल्लाह बेनियाज जात है, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, इनसे अल्लाह की बादशाही नहीं साबित हो जाएगी। ये हमारे लिए है। इंसान हैज ऑप्टेड फॉर दिस टेस्ट। ये थोड़ी ज्यादा लंबी बात है, गहरी, अगर आप इसे इत्तेफाक ना करते हो। बहरहाल इंसान हैज ऑप्टेड फॉर इट, बाकी मखलूक ने नहीं ऑप्ट किया, इंसान ने किया है ऑप्ट। अब दुनिया में इंसान का हो रहा है टेस्ट। अगर मैंने एज एन एल्डर आपको जज करना है कि आप मेरे ओबीडियंट हैं कि नहीं, तो ओबीडियंस कैसे साबित होगी? दो बातों से, या तो कोई काम करने का कहूंगा या किसी काम के करने से रोकूंगा। ओबीडियंस कैसे साबित होगी? जो काम आप वैसे भी करना चाह ही रहे थे, दिल कर ही रहा था, वही काम करने को कह दूंगा, आप कहेंगे जी जी बिल्कुल ठीक है, तो ओबीडियंस साबित हो जाएगी। जो काम आप करना चाह ही नहीं रहे थे, आप आग में हाथ देने, नहीं नहीं मैं कह रहा हूं आग में हाथ नहीं देना, जी जी ठीक है मैंने बात मान ली, ओबीडियंस साबित हो गई। ओबीडियंस साबित कैसे होगी? जो दिल कर रहा था करने को उससे रोकना है, और जो करने का दिल नहीं कर रहा था वो करने का कहना है, करेंगे तो ओबीडियंस साबित हो जाएगी। और इस एक्शन से क्या हम साबित कर रहे होंगे कि हाँ मेरा दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन आपका ऑर्डर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा दिल कर रहा था, आपने रोक दिया, आपका ऑर्डर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ओबीडियंस साबित हो रही है। और ओबीडियंस जिसने साबित करवानी है, यानी अगर मैंने किसी छोटे को यह देखना है कि वो ओबीडियंट है कि नहीं, या तो मैंने अपने मजे के लिए देखना होगा, देखो जरा मेरे पास कितनी ताकत है, मेरी बात अगले सुनते हैं कि नहीं सुनते, अगले को तंग करूं मुझे मजा आए, या फिर मैं उसका टेस्ट लेना होगा और वो टेस्ट में पास हो जाएगा तो फिर रिवॉर्ड है। अल्लाह ने ना दुनिया के अंदर ये जो इंसानों को जिस्म रिसोर्सेज दिए हैं, ये उनका कोई कमाल नहीं है, ये उनका टेस्ट है। और अल्लाह इस टेस्ट में दो तरीकों से आजमाएंगे। वो काम जो करने का दिल कर रहा होगा क्योंकि इंसान की जिस्मानी जरूरतें हैं, उससे रोकने के लिए, और वो काम जो इंसान की सुस्ती की वजह से दिल नहीं कर रहा होगा वो करने के लिए। ये टेस्ट है इन दो बातों का, जिनको हम हलाल हराम के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा बड़ा टेस्ट तब होगा जब जिस चीज की हल्का फुल्का दिल कर रहा था उससे रोका जाए, या बहुत ज्यादा दिल कर रहा था उससे रोका जाए, बहुत ज्यादा दिल कर रहा था उससे रोका जाए। जो काम करने का बस हल्का सा मसला लग रहा था वो काम करवा के ओबीडियंस ज्यादा बड़ी टेस्ट होगी, या जो काम करने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था वो। तो टेस्ट अगर बड़ा है ना तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। मैं ये बात नॉर्मली क्लास में नहीं करना था, ये मैंने अलग इस तरह के बयान ही रखता हूं। हाँ एक बात और, जो बच्चे मुझे मतलब पसंद करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, इंस्पायर्ड हैं, या अगर मैं किसी आपके देखने में आऊं कि मैं किसी गंदे काम में उतर गया, तो कुछ लोग तो वो रिएक्ट करेंगे देखा ये तो ऐसी था, और कुछ लोग फिक्रमंद हो जाएंगे। फिक्रमंद क्यों हो जाएंगे? कि नहीं चाहते कि ये इस काम में उतरें। मैं क्लास में ये बात ना करता, लेकिन पता नहीं मुझे ना पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ मल्टीपल बच्चे काम में उतरते नजर आए जो मेरे दिल को बहुत चुभा, जिसमें कल भी शामिल है। कल भी रात को जब ड्यूटी से निकले
तो कुछ बच्चे नजर आए मुझे जो मेरे दिल को बहुत दुख भी हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्लास में बात करूंगा। और आप मेरी इस बात से टोटली डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दफा ना कई साल पहले मैंने ऐसी कॉस्ट की ही क्लास में ये बात की, तो मुझे किसी बच्चे ने उन दिनों में फेसबुक यूज करता था, थोड़ा तो मैंने छोड़ दिया, एनोनिमस आईडी से ना मैसेज किया, जिसमें मुझे बहुत बुरा लगा कि आप जैसे घटिया लोग जो हैं, आप लोगों की सोच ही घटिया है, और हमारे वालिदैन ने कभी इस तरह की बातें नहीं की, आप जैसे घटिया लोग जो है ना वो माशरे को खराब कर रहे हैं। तो आप में से ऐसा कुछ कह सकता है? बेटे ये जो इंसान का जिस्म है ना, जिसमें खाना पीना ये सब जरूरतें शामिल हैं, ऐसे ही जब इंसान बालिग होता है ना, तो ये इंतहाई नेचुरल चीज है कि दूसरी जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बनेगी। जिसको लगता है कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, तो उसमें कोई मसला है टेक्निकल। अदरवाइज जैसे भूख, सोना, खाना पीना है ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि कहीं बहुत सारी प्लेट्स हैं पड़ी हुई, कहीं बुफे टाइप है, जितने वहां लोग मौजूद हैं सबको अल्टीमेटली प्लेट मिलनी है, यानी सबको उनके हिस्से का खाना मिलना है। अगर कोई उस खाने के मिलने से, मैं खाने की मिसाल ले रहा हूं बस, क्योंकि मैंने कहा ना बुनियादी जरूरतें हैं, तो खाना भी एक बुनियादी जरूरत है। कोई एक इंडिविजुअल है जो क्योंकि उसका भूख लग रही है, तो दिल तो है उसका खाने का, लेकिन अभी उस तक उसकी प्लेट पहुंची नहीं है, तो वो क्या करे, चलते फिरते दूसरों की प्लेटों में भी देखे, सूंघने का दिल है खाना सूंघ ले, चखने का दिल है चख ले, और क्योंकि भाई दिल कर रहा है खाने का, भूख लग रही है, जब है खाना सामने, तो फिर अगर वो ये करे तो इसमें क्या क्या नुकसान या क्या क्या खराबी नजर आती है? नहीं, मुझे बात समझ नहीं आई। अनएथिकल है क्या है? किसी और का खाना गंदा होगा, बिल्कुल ठीक है, और हाँ जी, मुझे बात नहीं समझ आई। बदतमीजी होगी, बिगाड़ फैलेगा, सब इधर उधर यही काम करेंगे, बिगाड़ जनरली बिगाड़ फैलेगा। लेकिन इसका ना एक और पहलू भी है जो आमतौर पे बच्चे उस तरफ सोचते नहीं है। एक पहलू तो यह कि भाई क्या है भाई, अगर मुझे भूख लग रही है और अगर चलते फिरते मैं चख लूं या सूंघ लूं तो उसमें क्या हर्ज है? मतलब हर्ज क्या है? सब लोग ऐसे अगर इजी होंगे तो फिर भूख तंग नहीं करेगी ज्यादा। अगर सबको इजाजत मिल जाए तो फिर कोई छीनेगा भी नहीं। जब सब अवेलेबल है, जब जहां चखना चाहे चख ले, सूंघना चाहे सूंघ ले, भूख लगती है भी इंसान की जरूरत है, ओपन है सब कुछ। तो अगर इस तरह से उनको आजाद छोड़ दिया जाए तो कोई छीन के नहीं खाएगा। पता नहीं मैं अपनी मिसाल समझा पाऊंगा। इससे एक ओपिनियन ये बनेगा कि ओपन छोड़ दो, जितना प्लेटें कवर रखोगे उतनी ही जो है ना वो ख्वाहिश बढ़ेगी, तो ओपन रखो ताकि ये छीनने छीनने वाला मसला ना हो। ये लोग छीनने वाली बात को तो कवर कर गए, लेकिन इससे जो सबके खाने खराब हुए वो एक बहुत बड़ा मसला। और एक और बहुत बड़ा मसला ये है जो अभी फिलहाल शायद मैं कहूंगा तो आपको शायद रियलाइज हो, इवेंचुअली अपने अपने खाने की प्लेट मिल जाएगी। तो एक तो ये कि नहीं, ये तो खैर शायद थोड़ी ज्यादा सख्त हो जाएगी बात कि वो खराब हुई होगी, लेकिन इवेंचुअली जब अपने खाने की प्लेट मिलेगी तो उसकी कदर नहीं होगी, मजा नहीं रहेगा, क्योंकि शायद ये वैसी ना हो जो हम चलते फिरते 50 प्लेटें देख चुके थे, ये शायद वैसी ना हो। लेकिन अगर ये सख्ती कर ली जाती तो उससे फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही होता, क्योंकि प्लेट सबको मिल जानी थी। हां, अगर भूख ज्यादा है तो जल्दी मिल जाए प्लेट, फिर ये हल है। ये हल नहीं है कि चलते फिरते जाएं, जहां दिल करा टेस्ट करने का टेस्ट कर लें, और जो ये इस काम से रोके उसको कहें ग्रो अप मैन, क्या कंजर्वेटिव सोच है तुम्हारी। ये जो आप जवान बच्चे ना बेटे, आपके पेरेंट्स ने, मैं बहुत सख्ती से भी बोलता हूं, आपके पेरेंट्स ने आपसे इतनी बड़ी दुश्मनी कर दिया ना कि आपको अंदाजा नहीं है और उनको भी अंदाजा नहीं है, जिन्होंने आप लोगों को कॉन्फिडेंस के नाम पे ये बाउंड्री ही क्रिएट नहीं करके दी कि मेल और फीमेल दो डेफिनेटली डिफरेंट जेंडर हैं, डेफिनेटली। और चूंकि अल्लाह ने ये बाउंड्रीज क्रिएट की, जहां से मैंने बात शुरू की थी, अल्लाह ने चूंकि बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, और ज्यादा बड़ा टेस्ट ही तब होता है जब उस चीज से रोका जाए जिसकी ज्यादा ख्वाहिश है। और बच्चों वाली मिसाल मैंने इसलिए दी थी कि बच्चों को इसलिए रोक रहे होंगे कि अगर वो बात ना आए तो हल्की फुल्की चुटकी कट जाएगी, बस है, हल्का फुल्का, नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये दोनों बातें शामिल हैं। तो ये जो आपके वालिदैन ने आपको, चलो वालिदैन बहुत पर्सनल हो जाएगी, आपके स्कूल्स ने, हमारे मीडिया ने, मैं केवलरी से आता हूं तो जब मैं ब्रिज उतर रहा था तो वो अगर उस ब्रिज पे किसी का आना जाना हुआ तो जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं। तो एक वो बोर्ड था, उसमें दो लड़के थे, एक लड़की थी, वो बैठे हुए थे, जस्ट फ्रेंड्स, दे वर जस्ट फ्रेंड्स। और वो पता नहीं बिस्किट का था कि क्या था, कैंडी बिस्किट का था। मैंने उसको देख के चीज सोची कि हर गुजरते हुए को ये बहुत नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स, नॉट अ बिग डील। अरे वाह, इतनी इंग्लिश। तो ये जो आप लोगों को एक धोखा मिल गया, और जो आप मजीद, क्योंकि आप जवान बच्चे हैं, आपके अंदर ख्वाहिशें भी हैं, आप ना इस बात को तो एडमिट करने में मुश्किल कर रहे हैं कि नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन आप चलते फिरते टेस्ट कर लेने को, सूंघ लेने को, आप समझ लें कुछ नहीं होता इससे, कम से कम मैं छीन के तो नहीं खा रहा ना। इसका एक बाद का नुकसान यह है कि जब इवेंचुअली आप तक प्लेट पहुंचेगी, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया होगा, माशरे में बिगाड़ अलग से फैलेगा। आप लोग, मेरे बच्चों, जब FSC वगैरह करके आते हैं ना, आप में से मेजोरिटी बच्चे, कुछ OA लेवल बच्चों की बात नहीं कर रहा, वो तो
उस स्कूल में ही एक एनवायरमेंट से आते हैं, और शायद वो बच्चे मेरी बातों पे हंस भी रहे होंगे दिल से, सोच भी रहे होंगे ग्रो अप मैन इतने बड़े हो गए भी वही बातें करते हो, तुम्हारी सोच ही छोटी है। वो लोग जो उन स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं या उन इलाकों से आए हैं, जैसे मेरी ना जिन लोगों को तबलीग का आइडिया है, मेरी चित्राल में तश्कील हुई दफा 2021 की बात है, तो मेरा ख्याल है 15-20 दिन में वहां था। जिस गांव में हम थे एक खातून भी नजर नहीं आई, एक खातून, और अगर कोई किसी वजह से बाहर निकलती भी थी, एक तो पूरे पर्दे में होती थी, उस गली में गुजरते हुए जो मर्द थे वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे और बड़े आराम से वो औरत गुजर जाती थी। ये कोई हिटलर नहीं था वहां पर, ये कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं थी, इट वॉज अ रिस्पेक्ट। आप ऐसे इलाके से भी आए हो सकते हैं। जब आप यहां पर आएंगे लाहौर में कॉलेजेस जहां पर मिक्स एजुकेशन होगी, आर्टिकल्स में जाएंगे, तो फिर आपके अंदर बालिग होने की वजह से ख्वाहिशें तो बनेंगी। तो आपको क्या होगा कि हम सिर्फ दोस्त हैं, बस पढ़ाई की बात कर लेते हैं, वो भाई क्यों बड़ा अच्छी पढ़ाते हैं। और अच्छा मजे की बात यह है कि बोलने वाला भाई तो बन जाता है बोलने में, लेकिन वो लड़का कभी भी अपने दोस्तों को नहीं कह रहा कि ये बहन जो है ना ये अकाउंटिंग बड़ी अच्छी पढ़ाती है, नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। तो आपको मैं सिर्फ ये मेरे बच्चों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ बोलते हुए या आपको नजर नहीं आ रहा रोते हुए, लेकिन जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर मैंने कुछ बच्चों को देखा जो मुझे यहां बहुत हिट किए, और हो सकता है कभी आपके दिलों में ये बात जो है कभी बीज अभी आज चली जाए, कल रियलाइज हो जाए। ये जो मेरे बच्चों, जो आप में से जवान बच्चे बच्चियां जो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं कि हम जस्ट दोस्त हैं या शुगर लगा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये आपको चीज कहां पर जाके किस तरह से नुकसान पहुंचाएगी कि आप उस वक्त ऐसे टूटेंगे। मैंने वो लोग टूटते देखे हैं, मैंने वो बच्चे बच्चियां टूटते देखे हैं जो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो नो रिटर्न है, जिनसे पर्सनैलिटी तबाह, सोसाइटी बर्बाद, और इवेंचुअली जब आपके खाने की प्लेट आप तक पहुंचेगी तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, पूरा फैमिली सिस्टम तबाह। अब इसका इलाज अगर आपको कोई पसंद है, जाएं घर बात करें, घर बात करें, कोई शादी करनी है सिंपल, कोई मसला नहीं है, गो फॉर इट। अगर नहीं तो फिर इस दोस्तियों से ना, जिनको आप दोस्ती भी कहते हुए शायद शर्मा रहे हो कि नहीं सर आप क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, हम तो बस क्लास फेलोज हैं, हम सिर्फ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अगर ये ऐसा मसला होता ना कि जो आज से 1400 साल पहले था, अब लोग चेंज हो गए हुए हैं, तो फिर ये इंसान की फितरत का हिस्सा ना होता। क्या लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, पेशाब पखाना करना छोड़ दिया? यानी अगर आपके घर में कोई बड़ा टॉयलेट जाता है तो आपको एक ऐसे बड़े हो गए, तुम छोड़े नहीं काम अभी तक है, मिचोड़ हो जाना, क्या मतलब मिचोड़ नहीं हुए तुम अभी तक, तुम्हारी सोच वही तो करी हुई अभी तक, कभी कहा है भूखा ऐसे, कभी कहा है? तो इसलिए जो चीजें इंसानी फितरत का हिस्सा है ना, वो इंसानी फितरत का हिस्सा है। और जिन बच्चों से मैं मुखातिब हूं, आप खुद ना अपने दिल से पूछ के देखिएगा कि जब आप इस तरह से जो भी इस बाउंड्री के अंदर या ऑफिस में जाएंगे, वहां पर जब इस तरह से किसी भी सो कॉल्ड भाई के साथ बैठे पढ़ रहे होंगे या जस्ट चिट चैट कर रहे होंगे, तो दिल से पूछ के देखिएगा कि जो बाहर अब्बू गाड़ी में वेट कर रहे हैं या जो भाई आया है बाइक पे लेने के लिए, क्या ये बात उसको पता होगी कि नहीं पता होगी? अगर पता लगेगी तो कैसा लगेगा? ये अपने दिल से एक छोटा सा टेस्ट पूछ के देखना। और ये जो लड़के इस तरह से बहनों को बिल्कुल बहनों की तरह समझते हैं, वो ये सोच के देखना कि अगर कोई और भाई उनकी बहन को बहनों की तरह समझे तो कैसा फील करेंगे। तो ये वो रियलिटीज हैं जो सबको बोलने से डर लगता है, और मैं नहीं डरता इन चीजों को बोलने से बार बार, तभी मैंने ऑन कैमरा कही ये बातें, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो आप बच्चे अभी नहीं देख रहे, कि जो आप इन चीजों को छोटा समझेंगे ना, और आपको लगेगा सर ये बच्चों जैसी बातें हैं, आपको नहीं पता दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। वो मेरी ये बात याद रख के 10 साल बाद मुझे रिस्पॉन्ड जरूर करना कि आपने जो बातें की थी ना वो बकवास थी या काम की थी। 10 साल बाद जरूर बताना, मुझे जरूर इन्फॉर्म करना जिनको अभी ये सब बातें बकवास लग रही हो। हाँ, जिन बच्चों का एक घर का एनवायरमेंट ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनके अम्मा पापा इसी प्रोडक्ट से थे, उनको मेरी फौरन बात समझ नहीं आएगी। जिन्होंने 10 साल उन स्कूलों में पढ़ा है जहां पर उनको सिखाया गया है कि सब बराबर है, सब बराबर है इज अ वेरी डिफरेंट, कह लो कि एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह बराबर है। मर्द गुनाह करेगा, नाफरमान होगा, दोजख में जाएगा, और गुनाह करेगी, नाफरमान होगा, दोजख में जाएंगे। मर्द नेक काम करेगा, जन्नत में जाएगा, औरत भी जाएगी। मर्द को भी एक्सट्रीम, बल्कि एक्सट्रीम क्या हम सोच नहीं सकते जो जन्नत में मिलेगा, औरत को भी जो सोच नहीं सकते वो जन्नत में मिलेगा, बराबर है। लेकिन क्या फिजिकली बराबर है? जब फिजिकली बराबर नहीं है तो अल्लाह ताला सबको एक जैसा ही बना देता। डिफरेंट बनाया है तो कोई वजह होगी ना डिफरेंट बनाने की। तो ये जो बराबरी कह के शैतान आप लोगों को और आपके पेरेंट्स को धोखे दिए जा रहे हैं ना, मेरे बच्चों इन धोखों से बचो। अगर मेरी बात अभी समझ आ जाए जिन बच्चों को, बहुत अच्छा है। अल्लाह ना करे कल को किसी ऐसे इंसिडेंट का हिस्सा बन जाए कि उसके बाद आप दूसरों को बताने के काबिल भी ना रहे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।